ना बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या है यार, एक ऐसा आईडीई है जिसके अंदर हम कोड करते हैं, मगर हम ना सेल्स के अंदर कोड करते हैं। अभी तो हम जितनी भी कोडिंग कर रहे थे ना वो एक पूरे के पूरे टेक्स्ट सेक्शन के अंदर कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम सेल्स के अंदर करेंगे। सेल्स के अंदर कोड करने से फायदा क्या होता है, अगर हमने कंपैरिजन करना है ना तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। हमने पिछले कोड को अगर याद रखना है ना कि यार मेरे पिछले कोड में क्या आंसर आया था और इस कोड में क्या आंसर है, तो हमें पिछला रिकॉर्ड रखने में बड़ा इजी रहता है, ठीक है ना। दैट्स वाई हम डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, जितने भी लोग हैं ये जुपिटर नोटबुक ही यूज करते हैं एज आईडीई, ठीक है। अच्छा जी, आपको मैं थोड़ा सा एनाकोंडा का वो दे देता हूँ। ये आपका सॉफ्टवेयर है, जब आप सॉफ्टवेयर को खोलेंगे ना वो आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको जुपिटर नोटबुक नजर आएगा। एक जुपिटर लैब है, एक जुपिटर नोटबुक है। आपने नोटबुक खोल लिया, ठीक है। जैसे ही आप इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है ना, ये लॉन्च क्यों नहीं हुआ अभी तक, एक सेकंड, कभी कभार थोड़ा टाइम ले लेता है लॉन्च होते हुए, ठीक है। ये आपका लॉन्च हो गया जुपिटर नोटबुक। इसके अंदर ना आपको वो डिटेल्स दिखा देगा आपकी हर उसकी, यार आप क्या क्या आपने जैसे कहते हैं ना वो किया हुआ। 2 मिनट, ये आपकी फाइल्स दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखें, मैंने अपनी जो नोटबुक है ना वो इस तरह सेव किया है। सेमेस्टर 4 के अंदर एक वो है फोल्डर है एआई लैब्स का, उसके अंदर ये पाइथन नोट्स है, ठीक है। 2 मिनट, जुपिटर पे क्यों, अच्छा जुपिटर पे क्यों पढ़ रहे हैं, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। जुपिटर पे हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं वैसे दोनों ही कराऊंगा, ठीक है ना, जुपिटर भी और वो भी कोलैब भी। उसके मैं रीजन बताता हूँ। यार देखो, हर किसी के ना अपने अपने फायदे हैं, मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ क्या क्या। सपोज करें आप, आपका लैपटॉप आपके पास हर वक्त रहता है और आप कहते हो कि यार मुझे जरूरत नहीं है कि भाई मैं डाटा को कहीं अपलोड करूं, ठीक है ना, तो आप जुपिटर पढ़ लें, जुपिटर नोटबुक कर लें। इट वुड बी रियली इजी, ठीक है ना। कोलैब से, कोलैब में सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि आपको अपना डाटा सेट ना एक सेंट्रल रिपोजिटरी में जमा कराना पड़ता है। वहां पर जब तक अपलोड नहीं होता आप उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कि कब ये चीज फेवरेबल है, कब आपके लिए ये फेवरेबल नहीं है। अगर तो आपका डाटा बड़ा है, ठीक है ना, और उस डाटा को जहरी सी बात है कोलैब के ऊपर तो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बगैर तो आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। आज से पहले मैं आपको कोलैब ही समझा रहा था, आज मैं थोड़ा जरा आपको एनाकोंडा सॉरी जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके हूँ ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अगर तो आपका डाटा बहुत बड़ा है ना, ठीक है ना। अच्छा, वीएस कोड, हाँ जी वीएस कोड के अंदर भी हो जाता है, नो डाउट। मगर वीएस कोड के अंदर भी ना वीएस कोड नोटबुक अगर यूज करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखें, मैं आपको वीएस कोड खोल के दिखाता हूँ। ये आपकी वीएस कोड है, ठीक है ना। अब इस वीएस कोड के अंदर ना आप एक वक्त में अपना एक ही प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको दूसरा प्रोग्राम रन करने के लिए ना एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। इसी बरक्स जब आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हो ना तो जुपिटर नोटबुक के अंदर सेल्स मौजूद है, तो उन सेल्स को देखते हुए यार आपको ये चीज याद रखती है, यार पिछला मैंने प्रोग्राम ये लिखा था, अगला प्रोग्राम ये लिखा है। जब आप अपने मॉडल ट्रेन करा रहे होंगे ना और आपने देखना यार पिछले मॉडल की एक्यूरेसी क्या थी अगले मॉडल से कंपेयर करने के लिए, तो आप फौरन ऊपर से नीचे जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जरा इजीनेस रहता है हमारे लिए, ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक का फर्क समझा देता हूँ। यार देखो, जब आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है ना, जीबीज के अंदर डाटा है, अब जहरी बात है जीबीज ऑफ डाटा को अपलोड करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और आपको शायद पता भी होगा कि अपलोडिंग स्पीड जो होती है ना वो हमेशा रिलेटिवली कम होती है डाउनलोडिंग स्पीड से। अगर आपका 10 MB का नेट लगा हुआ है ना तो आपकी 8 MB तकरीबन कह लो कि डाउनलोडिंग स्पीड होती है और 1 या 1.5 MB अपलोडिंग स्पीड होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर से ये जो 5 MB की तकरीबन ये कह लो 5 MB कह लो 0.5 MB जो है ना ये तकरीबन कह लो लॉस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को मद्देनजर रख रहा है। अब जब आपका इतना बड़ा डाटा सेट है तो उसको वहां पहले अपलोड करवाओगे फिर आप उसको यूज कर पाओगे। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि अगर आपके पास छोटा डाटा सेट है ना
फिर तो ठीक है, फिर तो गूगल कोलैब ठीक रहता है, 2 मिनट में आपने अपलोड किया और वहीं से आप काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। मगर अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है और आप फाइल्स इधर उधर नहीं कर सकते तो फिर ज्यादा बेहतर पहले देखो डेस्कटॉप के ऊपर था, मैं डेस्कटॉप को ओपन करता हूँ। फिर मेरा सेमेस्टर 4 के अंदर मैंने ओपन किया, एआई लैब को मैंने ओपन किया, तो ये देखें ये मेरा नोटबुक बिल्कुल सामने आ रहा है, ये मैंने अपनी नोटबुक खोल ली, ठीक है, सिंपल। ये नोटबुक मैंने शेयर कर दी हुई है, मैंने आपको इसमें बता दिया कि भाई कंप्लीट पाइथन नोट्स हैं, कंप्लीट पाइथन नोट्स, ठीक है ना। अच्छा जी, नंपाई हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, आज हमारी जो है वो है पांडास। पांडास मैं आपको बता चुका हूँ क्या किस काम में यूज होती है, कि जब भी आपने कभी भी इस टाइप का कोई काम करना है जहां पर आपने डाटा के साथ खेलना है, वहां पर आप क्या यूज करोगे, पांडास की लाइब्रेरीज को यूज करोगे, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज आ जाती है, पांडास के अंदर भी ना अपने डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ऐसी जगह जहां पर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो, इसका कॉल्ड है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब डाटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के हैं पांडास के अपने, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, एक है सीरीज और एक है डाटा फ्रेम। सीरीज होती है ना, वो आप उसको समझ सकते हो एज अ लिस्ट के तौर पर, ठीक है ना, कि ये एक सिंपल सी एक लिस्ट होती है। और डाटा फ्रेम क्या होता है, डाटा फ्रेम आपका होता है कि आपका जो टेबुलर फॉर्म के अंदर जो चीज आ रही होती है ना, रिलेशनल फॉर्म के अंदर जो चीज आ रही होती है, उसको आप क्या कह रहे होते हो, डाटा फ्रेम कह रहे होते हो। लाइक जहां पर आपकी रोज भी होंगी और आपके कॉलम्स भी होंगे, वो आपका क्या होगा, डाटा फ्रेम होगा। सीरीज के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स होंगे, ठीक है ना, या फिर रोज होंगी, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये देखते हैं यहाँ पर, मैंने उसको कहा है कि जी अब सीरीज बनाने का तरीका क्या है, ठीक है ना। लाइक आपने एक सीरीज बनानी है पांडास के अंदर, तो उसका क्या फर्क है। अच्छा एक और चीज आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार क्या हम एक आम लिस्ट, ये आम लिस्ट जो होती है और ये जो नमपाई की लिस्ट होती है और ये जो पांडास की सीरीज है, क्या इसमें कोई फर्क है। अगर ऑन द हार्डवेयर लेवल देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस आप ये कह सकते हो कि यार एक ही जगह सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। बट जब आप हाई लेवल के ऊपर लेकर आओगे ना, तो फंक्शनैलिटी का आपका जो कहते हैं ना यहाँ पर फर्क आएगा। फंक्शनैलिटी का फर्क क्या आएगा, देखो गाड़ी तो गाड़ी होती है, ठीक है ना, गाड़ी तो गाड़ी होती है, मगर अब आप टोयोटा की गाड़ी अलग होती है, होंडा की अलग होती है, होंडाई की अलग होती है, सुजुकी की अलग है, ठीक है ना। अब आप इस लिहाज से अगर कंपनी बाय कंपनी लिहाज से देखोगे ना, तो उनकी अपनी अपनी सर्विसेज होती है, उनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज होती है, अपने अपने फीचर्स होते हैं, है वो गाड़ी ही, लो लेवल के ऊपर वो गाड़ी ही है, मगर हाई लेवल के ऊपर देखा जाए तो हर गाड़ी के अपने फीचर, अपनी इंजीनियरिंग, हर गाड़ी के अपना जो कहते हैं ना फंक्शनैलिटीज वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। क्योंकि हर किसी का अपना इंजन अलग होता है, हर किसी का टॉर्क अलग होती है, उसके सारी चीजें वो बॉडी पार्ट्स वगैरह मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना। सेम एज इट इज यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यार ये हार्डवेयर लेवल के ऊपर तो सेम है सारे, ठीक है ना, है तो स्टोरेज ही, मगर जब इसको थोड़ा सा हाई लेवल से देखा जाए ना, तो वहां पर आपको आ जाके पता चलेगा कि फंक्शनैलिटी का फर्क है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सीरीज बनाने का तरीका क्या है, लाइक जिस तरीके से हमने नमपाई में अरे बनाना सीखी थी, उसका क्या फर्क था, यहाँ पर हम नाम देते थे, हम यहाँ पे एनपी लिखते थे और यहाँ पर लिखते थे अरे, ठीक है ना। अरे क्या था, एक फंक्शन था पांडास का, जो क्या कर रहा था, मेरी इस लिस्ट को तब्दील कर रहा था सीरीज के, सॉरी, एक अरे के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर सीरीज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है ना। सीरीज भी एक लिस्ट ही होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपने नाम लिखना है, कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडी लिखोगे, पीडी से मुराद ये है कि आप पांडा का फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है ना। पांडास की लाइब्रेरीज के अंदर से सीरीज का फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है ना। ये सीरीज एक फंक्शन है, लाइक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है ना, बना बनाया। आप कह रहे हो कि ना पांडास का फंक्शन यूज करो, पांडास की लाइब्रेरी के अंदर से सीरीज का फंक्शन यूज करो और इस पूरी की पूरी लिस्ट को तब्दील कर दो सीरीज में और रखवा दो इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, समझ आ गई है। सेम जिस तरीके से हमने ऊपर किया था, सेम यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, ठीक है ना। और जब मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आंसर क्या है ये जरा देखें, ये मेरी लिस्ट थी 1 2 3 4 5, तो ये देखें ये मेरी लिस्ट आ गई। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये यार ये 0 1 2 3 क्या है, ये कौन सी नई लिस्ट बन गई है।
ये क्या नया चीज आ गई, ये इंडेक्स है असल में, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये आपका इंडेक्स है। साथ उसने ना आपको डाटा टाइप भी बता दिया कि ये हमारा जो डाटा है ना स्टोर, ये किस टाइप का डाटा स्टोर है, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ लाइक आपने नाम दे दिया बस एक, ठीक है ना। और आपने कहा कि जी जिस तरीके से हम डिक्शनरी बनाते थे ना, ये की बना दी और उसके आगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज रख दी, ये की बना दी, ये आगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज रख दी, ठीक है ना। और फिर आपने सेम वही काम करना है, पांडास के अंदर से डाटा फ्रेम के फंक्शन को कॉल आउट करना है और आपने कहना है कि ये जो डाटा भी मैंने बनाया था ना, ये चीज इसको क्या किसके आप कर दो, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। और ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्रिंट कराओगे तो ये देखो आपको डाटा फ्रेम नजर आ गया। देखो मैंने ए को कौन कौन सी वैल्यू असाइन की थी, 1 और 2, तो देखे 1 और 2 आ गई। इसी तरीके से बी को मैंने क्या क्या असाइन किया था, 3 और 4, तो 3 और 4 आ गया। और ये 0 और 1 जो है ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी मेजर चीज मैं आपको बता दूं कि आप ना किसी भी चीज को लाइक लिटरली किसी भी चीज को डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के मेजरली दो तरीके हैं। एक है कि आप बजाते खुद अपने हाथ से लिस्ट या फिर डिक्शनरी बनाकर डाटा फ्रेम बना लो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक्सेल की फाइल, एक्सएमएल की फाइल, एचटीएमएल की फाइल, या फिर आपकी जावा की फाइल, ठीक है ना। इस टाइप की मुख्तलिफ फाइल्स है जिनको आप रेडीमेड फाइल्स को कन्वर्ट करा सकते हो डाटा फ्रेम के अंदर। एक और चीज, पांडास जो है ना, किसी भी फाइल को जब तक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं कर लेता तब तक यूज नहीं कर सकते। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। मैं आपको थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर ये चीज समझा देता हूँ कि ये क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखें, 2 मिनट, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सपोज करें कि ये आपकी पांडास की लाइब्रेरी है ना, पांडास की लाइब्रेरी तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक आप इसको जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना, ये समझ लो आपका डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका एक्सएमएल फाइल हो सकती है, ये आपकी एचटीएमएल फाइल हो सकती है, ये आपकी जुपिटर नहीं, जुपिटर कह रहा हूँ, सॉरी जुपिटर नहीं है, ये आपकी जो होती है सीएसवी फाइल हो सकती है, ये आपकी एक्सेल की फाइल हो सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी मुख्तलिफ फाइल्स की जिसे कहते हैं फॉर्मेट्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सा फॉर्मेट इलिजिबल है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये आपके समझ ले जो डॉक्यूमेंट था एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, जब तक आप इसको डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट नहीं कर लेंगे तब तक आपका पांडास इसको इसके ऊपर फंक्शनैलिटी कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लाइक अगर आप इसको डायरेक्ट दें और आप डायरेक्ट पांडास के फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो नहीं होगा। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा जी, आपको लाजमी तौर पर इसको पहले डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना। लाइक इसका सीन ये होता है कि पहले ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा, फिर आप इसके ऊपर पांडास के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये इसका थोड़ा सा रूट होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब डाटा को क्रिएट करना किस तरीके से है, ठीक है ना। थोड़ा सा अब हम डाटा की क्रिएशन देख लेते हैं। लाइक मैंने आपको बात की ना कि दो तरीके हैं डाटा फ्रेम बनाने के। एक है कि आप बजाते खुद लिस्ट पास कर लो, रिकॉर्ड पास कर लो, या डाटा फ्रेम बना लो बजाते खुद अपने हैंड से, ठीक है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बनी बनाई फाइल है, आप उस बनी बनाई फाइल को पास करो डाटा फ्रेम के अंदर, वो डाटा फ्रेम उसको एक डाटा फ्रेम फॉर्मेट के अंदर लेकर आएगा और फिर आगे वो करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने लिस्ट पास करनी है, ठीक है ना, यानी कि आपने लिस्ट को डाटा फ्रेम बनाना है तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है ना। ये आपके सामने तरीका आ गया। आपने लिस्ट के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाने हैं, ठीक है ना। और फिर आपने ये करली ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये करली ब्रैकेट्स किस चीज को रिकमेंड कर रहे हैं या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आप हेडिंग दे रहे हैं, यहाँ पर फिर आप जिसे कहते हैं ना उसी के आगे उस चीज की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर जब आप कॉमा डालते हैं ना तो इसका मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि आप अब अगली फिर से एक ऊपर वो डाल रहे हैं, सेक्शन हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है ना, या आईडी डाल रहे हैं, जो भी इसको कह दो, ठीक है ना। और देन उसकी वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है ना। सेम एज इट इज, ये देखिए नेम नेम नेम, ठीक है ना। ये आईडी आईडी आईडी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपकी हेडिंग होगी, ठीक है, और उसके आगे लिखी हुई वो फिर वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गई है। आगे चलते हैं। आगे है कि अगर आपने किसी भी लिस्ट को या टपल को या एन डायमेंशनल अरे को अगर आपने लिस्ट को उसके अंदर बनाना है, डाटा फ्रेम बनाना है, तो उसका क्या तरीका है, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आपने
इसी तरीके से रिकॉर्ड लिखना है या कोई भी वेरिएबल का नाम दे दें, ठीक है ना। यहाँ पर देखें मैंने लिस्ट ऑफ टपल पास किया, फिर से गौर से समझिएगा, मैंने लिस्ट ऑफ टपल पास किया, यानी कि एक लिस्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ टपल्स है, ठीक है ना। मैंने एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक और डाटा स्ट्रक्चर रख दिया आप, ठीक है ना। इस रिकॉर्ड को आपने क्या करना है, मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर तब्दील करना है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई हेडिंग है नहीं, तो मैंने खुद से हेडिंग डाल ली। तो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया था पैरामीटर क्या होते हैं। अच्छा, एक और बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ना, आपको बस ये फंक्शन याद होने चाहिए कि ये फंक्शन करता क्या है। आपको ये इतना जरूरी नहीं है कि इसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पैरामीटर तो इतने ज्यादा कि आप वक्ता पड़ देगा, लाइक इतने ज्यादा है। आपको ना अपने मुताबिक देखना पड़ेगा कि यार मुझे कौन सा पैरामीटर यूज करना है। आप उसके मुताबिक रिसर्च करोगे और फिर वो करोगे। आपसे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि भाई इंटरव्यू में कि इसका पैरामीटर्स बताओ कौन कौन से होते हैं, नहीं, कभी भी नहीं होगा। इतने पैरामीटर्स आप याद ही नहीं रख सकोगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। एक मैंने पैरामीटर यहाँ पर पास किया, मैंने कहा कि जी कॉलम का नेम मैं खुद देना चाहता हूँ, मैं तब्दील करना चाहता हूँ कॉलम का नेम। तो क्या होगा, मैंने एक को ए का कॉलम दे दिया, एक को बी का कॉलम दे दिया। तो यहाँ पर देखें 1, 3 और 5 ये ए कॉलम के अंदर आ जाएंगे, और 2, 4 और 6 एक इस कॉलम के अंदर आ जाएंगे, बी कॉलम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका इंडेक्स बता रहा है, ठीक है ना। ये चीज है, ये तो थी बच्चों वाली चीजें। हमारी अब स्टार्ट हुई है जिसे कहते हैं ना पांडास। यहाँ से आपका काम असल स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप पांडास के साथ काम कर रहे होंगे तो पांडास के अंदर आपने जो काम करना है ना, वो 2 फॉर्मेट्स के अंदर होना चाहिए लाजमी। सिर्फ 2 फॉर्मेट के अलावा आप जिसे कहते हैं ना, कंप्यूटर जो है ना उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्या क्या फॉर्मेट होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मेट होगा कि या तो आपकी वो जो चीज है ना वो टेबुलर फॉर्म के अंदर हो, लाइक उसको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर इमेजिन कर पाए, ठीक है ना। ये जो आपकी सीएसवी होती है ना, सीएसवी ये पता है किस फॉर्मेट के अंदर होती है। ये आपका इस तरह लिखा होगा आईडी, ठीक है ना, फिर कोमा 23, फिर कोमा, सपोज करो कुछ भी आगे एक वैल्यू है, सपोज करो नेम, ठीक है ना, और आगे कॉमा जो भी नाम है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आईडी, फिर कॉमा, फिर फलाना टिमकाना, फिर कॉमा, फिर ये और वो, ठीक है ना। अब ये जो है ना, इसको आप इमेजिन कर पा रहे हो कि यार ये एक अलग कॉलम है, ये एक अलग कॉलम होगा, ये एक अलग कॉलम होगा, यानी कि ना आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो एटलीस्ट। तो आपका जो भी काम होगा ना वो इस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए कि आप उसको इमेजिन कर पाओ कि ये एक टेबुलर फॉर्म है, ठीक है ना। एक चीज, दूसरी फॉर्मेट क्या होगा इसके अंदर कि आपका जो डाटा है ना वो ट्री स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। वो इस टाइप का कोई ना कोई ट्री स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है और मजीद इसके अंदर आगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। इस फॉर्मेट को वैसे हम यूजुअली जेसन फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है ना। और बाकी जितने भी फॉर्मेट है ना वो इस बेस के ऊपर होते हैं। ये जो सीएसवी हो गई, आपका एक्सेल हो गया, आपका एसक्यूएल होगा, वो सारी की सारी इस बेसिस के ऊपर चल रहे होते हैं। आपकी ये वाहिद है जो जेसन इस फॉर्मेट के ऊपर चल रहा होगा, जेसन और एचटीएमएल भी और एक्सएमएल भी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक्सएमएल, जेसन और एचटीएमएल ये इस फॉर्मेट के ऊपर चल रहे होंगे। और आपका ये जो सीएसवी फाइल है, आपकी जो एक्सेल की फाइल है, और आपकी जो एसक्यूएल की फाइल है, ठीक है ना, ये सारी की सारी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर होगी, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं कि अगर हमने किसी एक रेडीमेड फाइल है मेरे पास, और उस रेडीमेड फाइल को मैंने अगर सपोज करे वो करना हो लाइक डाटा फ्रेम बनाना हो, तो उसका क्या तरीका होता है जरा यहाँ पर देखें। मैं कहूंगा डाटा फ्रेम बनाओ किस चीज का, pd.read.csv। अच्छा, अगर तो आप csv फाइल ले रहे हैं तो यहाँ पर read csv होगा। अगर आप एक्सेल फाइल ले रहे हैं तो एक्सेल होगा। अगर आप जेसन फाइल ले रहे हैं तो जेसन होगा। एसक्यूएल फाइल ले रहे हैं तो एसक्यूएल होगा। एचटीएमएल फाइल ले रहे हैं तो एचटीएमएल होगा। और अगर आप पिकल फाइल ले रहे हैं, पिकल फाइल क्या होता है सर, ओए हाँ एक और चीज, ये जो आपको मैंने बताया ना ये चीज, पिकल फाइल भी इसी के अंदर आती है। पिकल फाइल क्या होती है कि एक फोल्डर है, उसके अंदर मजीद एक और फोल्डर है, उसके आगे मजीद एक और फोल्डर है। इस टाइप की फाइल को हम पिकल फाइल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, वापसी आ जाए तो मैं यहाँ पर सीएसवी से मुराद मैंने आपको वैसे बता दिया है कि सीएसवी वैसे किस फॉर्मेट के अंदर होता है, ठीक है ना। आपने क्या करना है,
अगर कहीं पर भी आपकी एक CSV पड़ी है सपोज करें, ठीक है ना, मुझे वैसे याद नहीं पड़ रहा कि मेरी कहाँ कहाँ पे CSV पड़ी, मेरी इतनी CSV में पड़ी है, सपोज करें ये एक CSV है, ठीक है ना, ये देखें ये एक CSV है मेरे पास, ठीक है। अब जहां पर अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर डाटा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, वैसे तो ये एक्सेल फाइल है, मगर आपकी जो CSV है, CSV होती है ना, वो भी इसी तरीके से खुल कॉपी एज पाथ की, यहाँ पर मैं कॉपी एज पाथ करूंगा, ठीक है ना। कॉपी एज पाथ करके ना मुझे यहाँ पर बस पेस्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। जब आप पेस्ट करेंगे ना, वैसे यूजुअली आपको जो पेस्ट हुआ हुआ नजर आएगा ना, वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, वो इस फॉर्मेट के अंदर नजर आएगा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मेट पहले तो एप्लीकेबल था, यानी कि पांडास के जो पुराना रीड CSV फंक्शन था ना, वो इसको यूज कर लेता था, मगर अब नहीं यूज करता। इसके लिए अब आपको यहाँ पर ना डबल स्लैश लगाने पड़ते हैं खुद से, या आपको थोड़ा सा मेहनत करनी खुद पड़ेगी कि यहाँ पर डबल स्लैश लगा दो, ठीक है ना, डबल स्लैश, ठीक है ना। ये एक तरीका है CSV को रीड करने का। दूसरा तरीका, अगर आपकी फाइल, आपकी जुपिटर नोटबुक की फाइल और आपका जो डाटा सेट है वो एक ही जगह मौजूद है ना, तो आपको पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ ये भी करेंगे ना, आपकी CSV चल पड़ेगी। मगर क्योंकि मेरी जो CSV फाइल है वो कहीं और पड़ी हुई है और जुपिटर नोटबुक की फाइल कहीं और पड़ी हुई है, तो मैं यूं यूज करूंगा। ये बता क्या रहा है, ये कंप्यूटर को पाथ बता रहा है कि कहां से जाकर तुमने किस फोल्डर में जाना है, किस सेक्शन के अंदर जाना है, और वहां से कौन सी फाइल को उठाकर रिट्रीव करके लाना है। जबकि अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो यही सोचता है कि यार ये फाइल ना आस पास मेरे कहीं मौजूद है, वो उसको आस पास उसी फोल्डर के अंदर देखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ये बस आपने याद रखना है। ये चीज मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ये चीज मुझे सारों के लिए बतानी नहीं पड़ेगी कि आपको एंड के ऊपर उसकी एक्सटेंशन, वैसे तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन लग जाती है, मगर फिर भी अगर आपको नहीं पता एक्सटेंशन किस तरीके से लगती है, तो ये एक्सटेंशन मैंने खुद ही लिखी हुई है, ठीक है ना। डॉट एक्सेल की फाइल, डॉट CSV की फाइल, डॉट HTML की फाइल, और डॉट जो जो भी फाइल है। हमना, ओ सॉरी आमना, मेरी आवाज कब से नहीं आ रही वैसे आपको? इशू तो नहीं है, यहाँ तक आगे मूव ऑन करें या रुकूं अभी तक मैं? ठीक है, आगे चलते हैं। आमना, अगर आपका कोई इशू है तो बेशक एक दफा लीव करके दोबारा आ जाए, अगर फिर भी इशू आ रहा है तो फिर मुझे जरा बताएं। मेरी साइड से तो वैसे कोई इशू नहीं आ रहा, लाइक बाकी वो को तो आवाज भी आ रही है और वो आ रहा है, तो ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसलिए बस मैं कहता हूँ कि यार वॉइस ना ऑन कर लिया करो, कभी कभार मुझे नहीं पता चलता, ठीक हो गया। कभी कभार ना वो मैसेज आता है, मुझे नहीं पता चलता कि यार आप लोगों ने इधर मैसेज किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि वॉइस एक दफा कर लिया करो, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अपने जो कहते हैं उसके ऊपर। CSV फाइल आपको आ गई, आपको एक्सेल की फाइल करना आ गई, जेसन की फाइल आ गई, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो SQL होता है ना, SQL, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई फाइल आपके वहां पर मौजूद नहीं है, आपको यहाँ पर करना क्या पड़ता है, SQL की फाइल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप SQL की फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है, कि आप किस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए जो SQL की फाइल है ना, वो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ ही करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी आप इसको कह लो, ठीक है ना। ये है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी है, आपकी जो फाइल है ना वो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आपका कंप्यूटर ना उसको बड़े आराम से एक्सेस कर सकता है। जबकि जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस वो इसमें, वो यहाँ कहीं सर्वर पर मौजूद है, और उस सर्वर से आपके लैपटॉप या मॉनिटर के ऊपर उसने जाकर कनेक्ट होना है। तो यहाँ पर आपको पाथ के बजाय ना उसका नाम लिखना पड़ेगा, और उस
टेबल का नाम लिखना पड़ेगा और वो पूरी की पूरी एसक्यूएल की क्यूरी रन करनी पड़ेगी कि आप किस टेबल में से कौन सी रो के कौन से कॉलम को उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारा का सारा। और जहां तक बात करूं HTML फाइल की, तो HTML के लिए आपको ना उस डाटा को जान लेना जरूरी है। ठीक है ना, जरा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डाटा है किस चीज का, लाइक हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो, पैसेंजर है, एज है, फेयर है, जेंडर है, सिबलिंग है, पी आर्च है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, पी क्लास है, एम्बेडिंग्स है और सर्वाइवल है। अच्छा, मैं आपको ना ये बताता हूँ, आप में से मेरे ख्याल में जो डाटा साइंस इस वक्त पढ़ रहे होंगे, इंट्रो टू डाटा साइंस, उनको पता होगा एक बड़ा फेमस डाटा सेट है उसके नाम से टाइटैनिक डाटा सेट। ठीक है ना, इसके अंदर होता क्या है, हम अपने डाटा सेट के अंदर ना ये देख रहे हैं कि कौन कौन से पैसेंजर, यानी कि उन पैसेंजर की क्या क्या आईडीज हैं, क्या क्या उनकी एजेस थी, क्या क्या, यानी कि उन्होंने फेयर कितना दिया हुआ था, वो किस जेंडर से बिलोंग कर रहे थे, उनके बहन भाई कितने थे, उनके वालिदैन कितने थे जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, पी क्लास यानी कि वो किस क्लास से बिलोंग करते थे, हाई क्लास से थे, लोअर क्लास से थे, मिडिल क्लास से थे, लाइक अमीर थे, गरीब थे, मिडिल क्लास से। ठीक है ना, वो इम्बार्क से मुराद है कि वो किधर से चढ़े थे। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 0 2 लिखा आ रहा है, 1 लिखा आएगा। हमने ना याद रखना है, जब भी मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं, डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो कंप्यूटर हमारी जुबान को नहीं जानता। अभी तक हम NLP के ऊपर नहीं आए, ये बात याद रखनी है आपने। कंप्यूटर अब जानता है हमारी लैंग्वेज को, मगर अभी जो डाटा एनालिटिक्स कर रहे हैं ना, इसके अंदर अभी तक कंप्यूटर जानता नहीं है कि हमारी ये जो मैंने इस्लामाबाद लिखा, लाहौर लिखा, इसका क्या मतलब है, सिमेंटिक मीनिंग नहीं जानता। तो इसीलिए हमें उन्हें ना अपनी जाती जहनी तौर पर हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में, ताकि हम याद रख सके। ठीक है ना, हम इसकी एक निशानी बना लेते हैं, जिस तरह लाहौर को मैंने कह दिया 2 है, इस्लामाबाद को 0 कह दिया, पेशावर को मैंने 1 कह दिया। ठीक है ना, ये मुझे याद रहेगा कि जितनी दफा 2 आएगा ना, इसका मतलब है कि ये इस्लामाबाद 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 बोल रहा है। 0 0 0 मतलब है कि ये लाहौर 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 बोल रहा है। 1 1 1 का मतलब है पेशावर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये अब आपने अपने जहन में अभी तक कर लेना ये काम। ठीक है ना, फिर सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब है कि वो बंदा बचा या नहीं बचा। अच्छा, 0 का मतलब होता है नहीं बचा, 1 का मतलब होता है बच गया। ठीक है ना, सिंपल। अब यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा जरा डाटा के बारे में बताऊंगा। डाटा हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल डाटा की बात करने तो न्यूमेरिकल डाटा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है ना, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी थ्योरी है कि डाटा किस किस फॉर्मेट का होता है, डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती है, डाटा फिर जब टाइप्स में आता है तो कौन कौन सी उसकी टाइप्स मौजूद होती है। मगर यहाँ पर अभी तक सिर्फ मैं आपको 2 डाटा की टाइप्स बताऊंगा जो न्यूमेरिकल में आती हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा और एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। ये दोनों डाटा कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रीट डाटा ऐसे डाटा को कहते हैं जो कि फिनिट हो। ठीक है ना, लाइक उसकी एक वैल्यू, लाइक उसके अंदर ना, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको आपने याद रखना होता है। पहली बात, इसके अंदर पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है ना, डिस्क्रीट डाटा के अंदर पॉइंट्स नहीं होते। दूसरी बात, ये जो डिस्क्रीट डाटा होता है ना, ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डाटा को आप किसी भी क्लास से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डिस्क्रीट डाटा को आप किसी क्लास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा इसका मेजर फर्क ये आ जाता है कि ये चीज होती है ना, एक फिनिट अमाउंट के अंदर होती है और इसके अंदर पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। पहली बात, इसके अंदर पॉइंट्स नहीं होते। दूसरी चीज, ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी चीज के ये फिनिट होते हैं, ये इनफिनिट नहीं होते। ये बात याद रखना है। ऐसे डाटा को हम कहेंगे डिस्क्रीट डाटा। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है, एक ऐसा डाटा जो कि इनफिनिट होता है, उसकी वो रुकता नहीं है। ठीक है ना, अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है 0 और 1 के दरमियान कितना गैप है? कोई एक एस्टिमेशन दे कि 0 और 1 के दरमियान कितना गैप होता है? भाई बड़ा आसान सवाल पूछा मैंने, कोई एटम बम का फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने, सिर्फ इतना पूछा 0 और 1 के दरमियान कितना फर्क होता है, लाइक कितना डिस्टेंस है।
जीरो 0. और 1 के दरमियान, देखो 0 + 1 करो तो 1 बन जाता है। तो डिस्क्रीट वे में बोले तो हमारे पास 1 का डिस्टेंस होता है इसके अंदर, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूं ना कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर, तो 0 से 1 तक के दरमियान इनफिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स फिट हो सकते हैं। किस तरह, जरा देखें। आपने बात की 0.99, ये 0.99.99 भी हो सकता था, ये 0.999999 भी हो सकता था, ये 0.99999999 भी हो सकता था, ये 0.9 की पावर 10 भी हो सकता था, ये 0.9 की पावर 20 भी हो सकता था, 0.9 की पावर 1000 भी हो सकता था, 0.9 की पावर इंफिनिटली चलता ही जाता, 1 कभी भी ना आता। दैट्स वाई जे कहते हैं ना, अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस कभी भी नहीं रुकता। जबकि अगर मैं बात करूं ना डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट कहीं ना कहीं आकर आपका रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, ये जो हमारा क्लॉक है, ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है? फिर गायब हो गए सारे। मैं ही बताता हूँ यार, हमारा जो टाइम है ना, टाइम याद रखना है, हमारा टाइम कॉन्टिन्यूस है, हमारे क्लॉक्स डिस्क्रीट है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। हम टाइम का जो अंदाजा लगा रहे हैं ना कि यार ये अभी इस वक्त ये टाइम हो रहा है, असल में एग्जैक्टली वो टाइम नहीं होता, ठीक है ना। ये भी एक थ्योरी है इसके पीछे पूरी प्रॉपर, के लाइक क्यों जो होता है ये सारा कुछ होता है, ठीक है ना। बहरहाल इस चीज की डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर दो चीज आपको बताने वाली थी कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कॉन्टिन्यूस डाटा यहाँ पर क्या चीज होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हमारे उसके ऊपर। तो डाटा इंस्पेक्शन की बात कर रहा था। अगर आपने डाटा को इंस्पेक्ट करना है, लाइक आपने देखना है कि यार ये जो मेरा डाटा है ये किस टाइप का है, ये इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले ना आप थोड़ा बहुत डाटा को जानने की कोशिश करते हो। अब जानने के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस है, वो जरा देख लो कौन कौन से फंक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे पास पहला जो फंक्शन यूज होता है वो है आपका हेड का फंक्शन। हेड का फंक्शन क्या करता है, मैं चाहता हूं कि यार मैं अपनी पहली पहली रोज देखूं, लाइक ये देखो, मैं चाहता हूं मैं यहां तक की रोज देखूं सारी, ठीक है ना, ये सारे डाटा देखूं। तो क्या होगा, मैं सिर्फ लिखूंगा डॉट हेड, तो मुझे पहले हेड की वैल्यूज नजर आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना कि पहले मुझे 12 या 10 या 20 वैल्यू चाहिए, तो मुझे 12 या 20 या 10 ही वैल्यू दिखाएगा। मगर अगर आप यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको 5 वैल्यूज दिखा देगा पहले की, ठीक है ना। ये इसका बिल्डिंग फंक्शन है। इसी तरीके से अगर आपने लास्ट की रोज देखनी है तो उसके अंदर टेल का फंक्शन यूज होता है, ठीक है ना। टेल का फंक्शन आपका क्या करता है कि आप टेल लिख दो कि आपको लास्ट की कितनी वैल्यू चाहिए, तो आपको वो दिखा देगा, ठीक है ना। फिर सिंपल अगर मैं बात करूं, एक फंक्शन आता है इन्फो नाम का। ये इन्फो का फंक्शन क्या करता है, इन्फो का फंक्शन आपको ना ओवरऑल बताता है आपके डाटा की मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, जो डाटा के बारे में जो डाटा होता है ना उसको मेटा डाटा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मेटा डाटा क्या है, आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बता रहा होगा कि यार आपकी जो क्लास है ना वो किससे बिलोंग करती है, लाइक आपने डाटा फ्रेम बनाया हुआ है या क्या है। अगर मैं सीरीज होती तो यहाँ पर मुझे सीरीज दिखा रहा होता, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यार आपके इंडेक्सेस कितने हैं, आपकी रोज कहाँ से शुरू होके कहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है ना। आपको बता रहा है कि आपके कॉलम्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर कितनी नल वैल्यूज मौजूद है और उसके डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पर गौर करो तो इम्बाग के अंदर ना आपको 1307 वैल्यूज दिखेंगी, जबकि बाकी सब में 1309 है। इसका मतलब ये है कि मेरा कहीं ना कहीं वैल्यू मिसिंग है। यहाँ से देखो, आपको पहली इंफॉर्मेशन यहीं से पता चल जाएगी कि यार मेरी डाटा के अंदर ना कहीं मिसिंग वैल्यू है। एक काम तो आपको पता चल गया, ये डाटा क्लीनिंग के अंदर आता है वैसे,
ठीक है ना, कि आप पता लगाना कि यार ये डाटा के अंदर ये मसले हैं। तो डाटा के मसले पता कैसे चलेंगे, ये यहीं से पता चल जाएगा आपको कि यार मेरे डाटा में ना ये मसला है,